हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी हम और आप डे टू डे लाइफ में आजकल हमेशा ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी सुनते रहते हैं। तो आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या? आज जो हम बायोटेक्नोलॉजी कुछ देर के लिए डिस्कस करेंगे वो सिर्फ बायो या बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि कोई भी आम आदमी भी जिसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, वो ये जानना चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं। हमेशा एक टर्म जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात आती है। मार्केट में आप जाते हो तो आप पूछते हो कि क्या ये टमाटर जेनेटिकली मॉडिफाइड और है, या ये बैगन जो है, ब्रिंजल जो है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। बहुत सारे डे टू डे लाइफ में आजकल ये टर्म कॉमन हो चुका है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी होगा, और आम लोग, जो लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो से, इस लेक्चर से उन्हें भी हेल्प मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी समझने में। इसलिए मैंने लिखा है टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी फॉर ऑल। तो चलिए हम देखते हैं कि ये है क्या बायोटेक्नोलॉजी। बहुत जैसे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो आपके लाइफ को मॉडर्नाइज कर दिया है, बहुत आरामदेह बना दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लाइफ को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी भी आपके हमारे लाइफ को बहुत हद तक इफेक्ट किया है। आज आप जो मार्केट में बहुत सारे देखते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे ढंग से, चाहे आप मेडिकल साइड में चले जाइए, चाहे आप एग्रीकल्चर में चले जाइए, चाहे आप फिश में चले जाइए, या आप लोग जो है सीआईडी देखते होंगे, इस तरह के सिर्फ सावधान इंडिया देखते होंगे। तो कई बार बहुत सारे जो केसेस होते हैं रेप से रिलेटेड या पैटर्निटी टेस्टिंग से रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड, बहुत सारे जो फॉरेंसिक जो है, वहां पे आप देखेंगे कि आपको बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है। यानी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हर एक लोग जानते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जो है, जबकि आपके लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, फिर भी उतना इस टर्म को जो है ये लाइफ में नहीं आ पाया। आप देखेंगे
कि बहुत सारी जगह, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम आपसे बता रहे हैं, कोरोना, कोविड-19, कोरोना वायरस जो हाल में, ठीक है, रिसेंटली जो है पास आउट हुआ। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि टू सम एक्सटेंट अभी है। तो इससे जो आप जीत पाए, ह्यूमैनिटी जो वायरस से जीत पाया, इस कोरोना वायरस से जीत पाया, तो उसमें जो है सबसे बड़ा रोल था बायोटेक्नोलॉजी का। वैक्सीन्स जो इतना फास्ट, इतने लार्ज अमाउंट में आप बना पाए, वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। आप बहुत सारे, जैसे एड्स है, कोविड है, या बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं, डिजीज हैं, जिसका डायग्नोसिस आसान हो पाया, तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो आप कोई भी फील्ड देख लें, वहां पे बायोटेक्नोलॉजी का रोल आता है। तो क्वेश्चन उठता है क्या कि ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एकदम साधारण भाषा में, यदि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना चाहेंगे, इसका परिभाषा देना चाहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वैसा टेक्निक, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो जीवित हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इसके प्रोडक्ट्स, इसका प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, एंजाइम्स आपको मिल सकता है, हार्मोन्स इससे मिल सकता है, एंटीबायोटिक्स इससे मिल सकता है, एंटीबॉडीज इससे मिल सकता है, बहुत सारे केमिकल्स जो है आपको मिल सकते हैं। तो ठीक है, तो जो बायोलॉजी जो है, आप कह लो ये अप्लाइड बायोलॉजी है, ठीक है। तो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इसके प्रोडक्ट्स को ह्यूमन वेलफेयर के लिए जब आप यूज करते हैं, तो हम लोग इसको इस सिंपल लैंग्वेज में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल, आप चले जाइए, बायोटेक्नोलॉजी आज से नहीं है, बहुत 4000 to 6000 बैक आप चले जाइए, या आप उतना छोड़ दीजिए, आप इंद्रलोक चलिए, ठीक है, इंद्रलोक हम लोग चलते हैं, जहां इंद्र भगवान और दूसरे देवता जो है वो सोमरस का उपयोग क्या करते थे। तो सोमरस क्या है? वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। सोमरस में क्या करते हैं हम लोग, जो फ्रूट्स होता है, ग्रेप्स जो होता है, उसको हम लोग फर्मेंट करते हैं यूजिंग फंगस, जो है वो फर्मेंट होता है, ठीक है। तो उससे जो है ना, उसमें अल्कोहल बनता है। तो यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे आप एक टेक्निक यूज कर रहे हो जहां पे फंगस जो है ग्रेप्स को, अंगूर को फर्मेंट करके प्रोडक्ट बना रहा है, और उसे हम लोग यूज कर रहे हैं ड्रिंक के रूप में, ठीक है, सोमरस के रूप में। तो वो हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी। यू आर अप्लाइंग, यू आर यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फंगस, टू मेक अ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है? सोमरस है। फॉर होम? फॉर, यहां पे तो भगवान के लिए बन रहा था, इंद्र भगवान के लिए बन रहा था। चले आओ, तो हम लोग, बहुत लोग सोमरस का यूज करते हैं, तो ह्यूमन के लिए हो गया। तो ये क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी।
आप चले जाइए, कोई आज की बात नहीं है, पुराने जमाने से फर्मेंटेशन, फिर से फर्मेंटेशन आ रहा है, ठीक है, वहां पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है यूज करते हैं। ब्रेड बनाने के लिए पावरोटी कैसे बनता है, ठीक है, या आप कह लो इडली जो है, इडली, डोसा, ये सब क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है। तो ये आज से नहीं है, बहुत लॉन्ग बैक, आप बहुत पीछे चले जाइए, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का टर्म क्वाइन नहीं हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी को हम जानते नहीं थे, उस समय भी हम इसका जो है यूज करते थे। क्या यूज करते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका यूज करते थे प्रोडक्ट बनाने में। तो आप जब देखोगे इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, इट्स द एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इट्स प्रोडक्ट्स फॉर द betterment of human beings, for the welfare of human beings, ठीक है। तो आप देख सकते हो डेफिनेशन, देखो बायोटेक्नोलॉजी, जब आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी तो ये देखो दो वर्ड से बना है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, टेक्निक्स हो गया, टेक्निक्स, और ये क्या हो गया हमारा, लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स, ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, यू कैन आल्सो से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन, ठीक है। हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स। तो एंजाइम्स ही नहीं, आप कह सकते हो लिविंग लाइव ऑर्गेनिजम्स से कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, ये हार्मोन्स भी हो सकता है, एंजाइम्स भी हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड डेफिनेशन देता है इसका, बायोटेक्नोलॉजी का, एंड हाउ इट डिफाइंस the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof का मतलब क्या हो गया, सेल्स का कोई भी, ठीक है, जैसे उसमें से हम लोग जीन निकाल रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेल से हम लोग या ऑर्गेनिज्म से हम लोग हार्मोन्स निकाल सकते हैं, एंजाइम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी, तो कह रहा पार्ट्स thereof, ठीक है, और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है किसके लिए होगा, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म जो है वो 1990, ठीक है, एक हंगेरियन इंजीनियर थे कार्ल एरिकी, इन्होंने ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी दिया था। कौन, कार्ल एरिकी। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। कार्ल एरिकी जो है उसने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था इन 1990। तो जब आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी, तो कोई भी आप फील्ड ले लो, आप हमारा कोई भी जो है ना वो लाइफ का कोई भी पहलू जो है ना इस अनटच्ड नहीं रहता है। तो यही बायोटेक्नोलॉजी जहां हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइव ऑर्गेनिजम्स और इसके पार्ट्स, इसके प्रोडक्ट्स को हम लोग ह्यूमन बेटरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आप जब देखोगे, आप देखेंगे, और देखो आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपने सुना होगा कि स्टार्ट में जो है वर्ल्ड में, इंडिया में भी आप कह सकते हैं, इंडिया में जो ग्रेन्स प्रोडक्शन था, ठीक है, अनाज का जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। तो लोगों ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ,
अच्छे क्वालिटी का सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज करके लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार और बढ़ना चाहिए था। लेकिन जब आपने केमिकल्स यूज किया, जब आपने फर्टिलाइजर्स यूज किया, जब आपने पेस्टिसाइड्स यूज किया, तो इससे क्या हुआ ना, लैंड का जो क्वालिटी है, जो सॉइल का क्वालिटी है, वो खराब हो गया। आप पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं, बहुत सारी जगह जब आप देखोगे तो एक्सेसिव यूज जो हुआ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब का, इससे क्या हुआ, हमारा सॉइल का क्वालिटी खराब हो गया। यही नहीं, जब आप पेस्टिसाइड्स आप यूज करते हैं तो वो सिर्फ इंसेक्ट्स कौन से, जैसे मान लिया बहुत सारे जो फसल्स होता है, ठीक है, जो क्रॉप्स होता है, जिस मान लिया आप कोई भी क्रॉप्स ले लो आप, तो उसके कुछ दुश्मन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कौन से दुश्मन्स होते हैं, इंसेक्ट्स होता है, ठीक है, जो आपके फसल्स को बर्बाद कर देता है। तो उसको मारने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप पेस्टिसाइड्स यूज करते थे। तो ठीक है, वो तो एक तरफ इंसेक्ट्स को मार रहा है, लेकिन आपको पता है ना, जैसे हनी बी, वो क्या फ्रेंड है, ह्यूमन फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, क्रॉप्स फ्रेंडली है, ठीक है, पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलिनेशन यानी आपको पता है बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वहां क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो जो हनी बी होता है ना, वो क्या करता है, पॉलिनेटर का काम करता है। मतलब वो एक प्लांट पे बैठा, वहां से पॉलन ग्रेन्स लिया, फिर दूसरे फ्लावर पे बैठा, तो वहां जाकर उसको छोड़ दिया, ठीक है, उसके पैर में चिपक जाता है, तो वहां पहुंच गया। तो जब आप पेस्टिसाइड्स यूज किए तो सिर्फ वही नहीं मरा, साथ में ये भी मर गया। ठीक है, तो आप देखोगे जब हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते थे या करते हैं, तो सिर्फ वो जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो क्रॉप्स के लिए, फसल्स के लिए हार्मफुल था, उसको ही नहीं मारता था, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उसको भी मार देता है। तो जब आप देखोगे तो एक तो एक्सेसिव जो केमिकल्स आप यूज किए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो पहला तो आपका सॉइल का क्वालिटी खराब हुआ। सॉइल का क्वालिटी नहीं खराब हुआ, फिर जो ये केमिकल से परकोलेट करके कहाँ चला गया, वाटर टेबल में, पानी में गया, नीचे जो पानी स्टॉक होता है जमीन के नीचे, वाटर टेबल, वहां पहुंच गया। तो आप, ठीक है, या फिर नदी में भी चला गया, तालाब में चला गया, तो वहां जाकर क्या किया, आपके पानी को भी पॉल्यूट कर दिया, फिर आपके जो है जो आपके फ्रेंड्स को भी किल कर दिया। ठीक है, तो जब आप देखोगे ना कि इनका बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हुआ, इंपैक्ट हुआ, और फिर पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया तो और प्रोडक्शन बढ़ाने की, ठीक है, कम लैंड में, लैंड तो उतना ही रहा, पॉपुलेशन बढ़ गया, तो उसी लैंड में, लैंड इनफैक्ट जो जिसमें एग्रीकल्चर होता था, लैंड कम ही हुआ है, आपके शहर डेवलप हुए, बहुत सारे चीज डेवलप हुए, तो लैंड जो है, जो पहले एग्रीकल्चर के लिए उपलब्ध था, और कम ही हो गया। तो आखिर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे आप, तो फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आ गए। वैसे वैरायटी को डेवलप किया गया बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आपने हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप किया, बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे ये काम हो रहा है। कुछ एग्जांपल जब आप देखोगे, आप जैसे हम ले लेते हैं एग्रीकल्चर का केस, तो आपने देखा होगा, यदि आप गांव में रहते हैं, ठीक है, तो जो टमाटर होता है, टोमेटो, तो टोमेटो जो है, जो बायोटेक्नोलॉजी के यूज से नहीं आपने डेवलप किया, मतलब जो नेचुरल टोमेटो आप कह लीजिए, वो क्या होता है, वो फास्ट
जो है ना राइपेंड हो जाता है, मतलब पक जाता है जल्दी, और वो पकने से क्या होगा, वो जो है जल्दी सड़ जाएगा, उसका जो फ्लेवर वगैरह है वो खराब हो जाएगा। यानी आप बहुत दिन तक उसको जो है रूम टेम्परेचर पे या इवन रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में भी जो है बहुत दिन तक आप उसको स्टॉक करके नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये बहुत बड़ा, हालांकि जब आप खाओगे ना तो ज्यादा मजा उसी में आएगा, वो ज्यादा जूसी होता है, जो देशी टमाटर होता है, जो नेचुरल टोमेटो जो होता है वो जूसी ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा खट्टापन होता है। लेकिन परेशानी क्या था उसमें, उस टोमेटो में कि जल्दी सड़ जाता था। और जल्दी क्यों सड़ता था, तो उसमें एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है ना वो राइपेनिंग फास्ट कर देता है। तो इससे क्या होगा, टमाटर का नेचुरल कलर और फ्लेवर दोनों खत्म हो जाएगा। तो यदि इस एंजाइम को आप, इस एंजाइम के प्रोडक्शन को जो है ना कम कर दोगे तो क्या होगा, किसी भी मेथड से यदि आप इस एंजाइम के प्रोडक्शन को कम कर देंगे टोमेटो में, तो टोमेटो का क्या होगा, लाइफ इंक्रीज हो जाएगा, शेल्फ लाइफ, यानी ज्यादा दिन तक आप स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, यानी धीरे धीरे ये जो है पकेगा। तो जब आप देखोगे आप कि एक सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक फूड आप कह लो तो यही था, इसका नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो। और जो आज मार्केट में है, जो कड़ा जो आप देखते हो टमाटर जिसमें कम जूस रहता है, जो हार्ड रहता है टोमेटो जो है आप देखेंगे, वो फ्लेवर सेवर टोमेटो ही है। शहर के तो बच्चे, मुझे लगता है कि जो नेचुरल जो टोमेटो था वो देख भी नहीं पाए होंगे, उनके पेरेंट्स देखे होंगे, वो बताएंगे पुराना वाला टोमेटो का आप चटनी बनाओ तो बड़ा मस्त बनता है, इसका उतना मस्त नहीं बनता है। खैर, हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो आप जो है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए टोमेटो को, और स्टोरेज के दौरान जो है ना वो ज्यादा दिन तक स्टोर रहे। ठीक है, जैसे मान लिया आपको एक्सपोर्ट करना है, या फिर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी भेजना है, दिल्ली मुंबई ये सब, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम लगेगा, तो उसका शेल्फ लाइफ, स्टोरेज लाइफ वो बढ़ाना होगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल उसके लिए जो है ना फ्लेवर सेवर ही है। ठीक है, फ्लेवर सेवर, क्या कहते हैं इसको, फ्लेवर सेवर। फ्लेवर फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है, तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, गैलेक्ट्यूरोनेज। ठीक है, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज। ये क्या करता है ना, टोमेटो को का जो पकना को जो है ना फास्ट करता है, इसी वजह से पकता है। तो यदि इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, टोमेटो जो है धीरे धीरे पकेगा, उसी को कहते हैं फ्लेवर सेवर। ठीक है, यानी जिसका फ्लेवर है उसको सेव करता है। तो ये कैसे किया जा सकता है, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इसको बनाया है। तो इसमें एक जीन होता है, ठीक है, जिसका नाम है एंटीसेंस जीन। ये जो जीन जो है ना वो इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। यानी यदि ये जीन अपना प्रोडक्ट बनाएगा, यदि ये जीन टोमेटो में डाल दिया जाए, टोमेटो में
इस जीन को डाल दिया जाए तो क्या करेगा, इसको नहीं बनने देगा या कम बनेगा। तो इससे क्या होगा, आपका टमाटर का जो है शेल्फ लाइफ क्या होता है, जो स्टोरेज लाइफ है, कितने दिन तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो पता है ना, अभी जो टमाटर है उसको काफी दिन तक आप रख सकते हैं। और नेचुरल टमाटर देखना है, जो गांव वगैरह में जाता है वहां पे मिल जाएगा, तो देखना वो बहुत जल्दी जो है वो पक जाता है, जल्दी सड़ जाता है, लेकिन टेस्ट भी बड़ा मजेदार होता है, जो आपका जो नेचुरल वाला है, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी से नहीं बनाया गया। तो ठीक है, ये जीन हम लोग इसमें डाल देंगे तो इसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा और तो इसका लाइफ बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे जब आप देखोगे, एक ये तो समझ में आ गया होगा, तो द क्वेश्चन उठता है कि आखिर इस जीन को हम लोग कैसे इसमें डालेंगे, ठीक है, इस जीन को हम लोग इसमें कैसे डालेंगे, वही हम लोग देखेंगे बाद में। फिर जब आप देखोगे ना, एक आप ले लो बीटी कॉटन, आपको पता है ना कि भारत जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी इसका अच्छा रहा है। यहाँ का जो कॉटन का क्वालिटी जो है, कपास जिसको कहते हैं, रुई जो है आपका कपास, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है इनफैक्ट। लेकिन जब आप कॉटन देखोगे ना, तो कॉटन का एक दुश्मन होता है, ठीक है, और दुश्मन कौन सा, फिर से इंसेक्ट है। कॉटन का दुश्मन कौन है, फ्लेवर सेवर तो समझ गए होंगे आप। कॉटन का दुश्मन जो है बॉल वॉर्म, बॉल वॉर्म, ये एक लेपिडोप्टेरन, ये इंसेक्ट्स है, ठीक है, इंसेक्ट्स है। ये बॉल वॉर्म क्या करता है ना, कॉटन, यदि बॉल वॉर्म लग गया तो ये कॉटन जो है आपका प्लांट को खत्म कर देता है, ठीक है, खा जाएगा उसको, लिप्स वगैरह खा जाएगा, तो कॉटन प्रोडक्शन जो है आपका कम हो जाएगा या नहीं होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बॉल वॉर्म जो है। उसी तरह से जब आप देखोगे बीटी ब्रिंजल, अभी हम आएंगे, ये है क्या, बीटी ब्रिंजल। आपने बैगन, ठीक है, बैगन जो कह लो आप, ब्रिंजल आपने बड़ा कॉमनली, जब आप जाते होगे ना बैगन खरीदने के लिए, या जब आपके बड़े लोग जब जाते होंगे, दादा वगैरह पहले जाते होंगे, तो कभी कभी आपने सुना होगा, या आपके मदर फादर जो है, मान फादर खरीद के लेकर आए बैगन, माँ कहती अरे सब काना बैगन उठा के ले आया है, काना बैगन। तो काना बैगन क्या होता है, बैगन जो है ना, जिसमें आप देखोगे ना छेद होगा, उसके अंदर जो है ना पिल्लू होता है, ठीक है, वो वॉर्म्स होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिंजल के केस में, यहाँ पे तो बॉल वॉर्म कह रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं हम लोग फ्रूट एंड सूट बोरर। बोरर का मतलब जो घुस जाए, ये नाम है इंसेक्ट का, ठीक है, ये भी लेपिडोप्टेरन है, ठीक है, ये भी लेपिडोप्टेरन है, फ्रूट एंड शूट बोरर। तो जब आप देखोगे बहुत सारे ब्रिंजल, ठीक है, जब भी आप देखोगे इसका दुश्मन ये है, और इस वजह से ब्रिंजल का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या होगा भी तो उसमें बहुत सारे पिल्लू हो जाते हैं। काना बैगन जिसमें छेद होगा ना, पिल्लू होगा, तो अक्सर आप देखोगे आपकी माँ जो आपके फादर को डांटते हुए, सब खराब बैगन, काना बैगन लेकर आ गए उठा के, तो इसकी वजह से होता है। तो ये भी दुश्मन है। तो एक तो है कि आप क्या कर सकते हैं, फिर जब इंसेक्ट है तो आप इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हो, ठीक है,
इंसेक्टिसाइड से आप किल कर सकते हो, केमिकल से। लेकिन जब आप देखोगे ना, ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, ठीक है। तो ये बीटी क्या है? तो बीटी जो है ना, हम लोग बेसिलस thuringiensis, thuringiensis, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? एक बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया जो है ना, एक प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन। और क्रिस्टल प्रोटीन पे यदि इस प्रोटीन को बॉलवर्म या फ्रूट शूट बोरर यदि ये खा लेगा ना, तो मर जाएगा, ठीक है। ये इंसेक्ट्स या ये इंसेक्ट्स और दूसरे इंसेक्ट्स भी यदि इसको खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो मर जाएगा। बाद में हम लोग बताएंगे आखिर ये मरता कैसे है, लेकिन सिंपल आप समझो कि ये जो बेसिलस thuringiensis है वो एक बैक्टीरिया है जिसमें क्रिस्टल प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन यदि ये इंसेक्ट्स खा लेगा तो इंसेक्ट जो हमारा मर जाएगा। तो जब आप देखोगे ना, चाहे आप बीटी कॉटन लो या बीटी ब्रिंजल लो, कुछ भी आप ले लो, तो जब ये इंसेक्ट जो है इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, तो उसके लिव्स को खाता है, ठीक है, लिव्स को खाता है, ठीक है। जो इंसेक्ट है इसी पे रहेगा, खाएगा इसको, ठीक है। तो यदि ये प्रोटीन जो है इस लिव्स में बनना स्टार्ट हो जाए, ये किसका प्रोटीन है? ये बैक्टीरिया का प्रोटीन है, प्लांट नहीं बनाता है। कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। लेकिन वही प्रोटीन यदि इस लिव्स में बनना शुरू हो जाए, तो ये तो इंसेक्ट है, वो किसको खाएगा? इसको ही खाएगा ना, लिव्स को। तो यदि लिव्स में ये प्रोटीन बन जाए, तो लिव्स को जब खाएगा तो क्या करेगा? इस प्रोटीन को भी खा लेगा, और ये प्रोटीन को खाएगा तो क्या करेगा? मर जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम सबको पता है कोई भी प्रोटीन कैसे बनता है, कोई भी प्रोटीन कैसे बनता है। तो कोई भी प्रोटीन कैसे बनता है? डीएनए होता है, ठीक है। मान लीजिए ये डीएनए है इस बैक्टीरिया का, तो ये पर्टिकुलर एक रीजन होगा, ठीक है, ये जीन इसको बोलेंगे, और इस जीन से ही जो है ना, कोई भी हो, कोई भी चीज हो, जैसे भी हम लोग क्या देख रहे थे फ्लेवर 7 में, क्या देख रहे थे? एंटीसेंस जीन, तो भी डीएनए पे होता है। तो ऐसे जब आप देखोगे क्रिस्टल प्रोटीन का जो होगा वो इस जीन से बनेगा, ठीक है। तो इस जीन को हम लोग क्या कहते हैं? क्राइजीन। और यही क्राइजीन क्या बना रहा है? क्रिस्टल प्रोटीन। ये कहां पे? बैक्टीरिया में। ये जीन प्लांट में नहीं होता है। यदि इस जीन को जो है हम इस प्लांट के लिव्स में एक्सप्रेस करवा दें, एक्सप्रेस करवाने का मतलब होता है जीन से प्रोटीन बनवा देना। तो पहले तो बात क्या है कि वो जीन किसका है? बैक्टीरिया का है। किसका जीन है? बैक्टीरिया का, प्लांट का तो है नहीं। तो सबसे पहले तो उस जीन को प्लांट में डालना पड़ेगा, और फिर वो जीन से फिर प्रोटीन कहां बनेगा? लिव्स में बनेगा। तब तो उसको बॉल वॉर्म हो या फ्रूट एंड शूट बोरर वो खाएगा तो मर जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस जीन को जो है ना, इसमें भेजना होगा, किसमें? प्लांट में। और जब फिर उसको खाएगा तो मर जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, तो कॉटन में, ब्रिंजल में इस जीन को इसमें भेज दिया गया है, और वहां पे फिर क्या होता है? इसलिए इसका नाम पड़ा बीटी, बेसिलस thuringiensis। यानी ये जो प्लांट है इसमें बेसिलस thuringiensis का क्राइजीन डाल दिया गया। बीटी ब्रिंजल, इसमें भी जो है बेसिलस thuringiensis का क्राइजीन जो है इसमें भी डाल दिया गया है। तो इस वजह से जो है जैसे ही इसको खाएगा तो वो मर जाएगा। तो आप देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स
नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो है वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा, सॉइल पॉल्यूशन भी नहीं होगा, आपके जो इको फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं वो भी जिंदा रहेंगे। सबसे अच्छा है हनी बी, हनी बी हमारा दोस्त है, ठीक है, वो भी बच जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक जो कि स्टोर बढ़ा रहा है, फिर हाई यील्डिंग वैरायटीज भी होता है। ठीक है, फिर जब आप देखोगे गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जब आप देखेंगे, गोल्डन राइस जब आप देखेंगे तो क्यों करते हैं अभी हम बताएंगे हम आपको। अभी देखो आप, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी भी जिसको आप कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, किसके डिफिशियंसी से होता है, विटामिन ए। अब देखो आप, विटामिन ए का जो सोर्स है, रिच सोर्स है, वो गाजर है, कैरेट है, ऑरेंज भी होगा, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेनली जब आप देखोगे वो क्या होता है, रिच सोर्स होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनके पास उतना पैसा नहीं है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद कर खा सके। ठीक है, तो फिर जो है, या उतना प्रोडक्शन भी नहीं है, तो इस वजह से जो है नाइट ब्लाइंडनेस बहुत लोगों में हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए विटामिन ए देना पड़ेगा। तो देखो यहां पे भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। देखो आप, जो स्टेपल फूड है बहुत सारे कंट्री में जो आप देखोगे वो ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं। अब बहुत सारे कंट्री में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी आप चले जाएंगे, वहां का भी स्टेपल फूड जो है राइस है। तो यदि राइस जो है उसमें विटामिन ए बनना शुरू हो जाए तो राइस तो सब खाएगा। ठीक है, तो राइस के साथ में क्या खा लेगा, विटामिन ए खा लेगा। लेकिन जब आप देखोगे ना तो राइस जो है वो विटामिन ए तो उसमें होता नहीं है। ठीक है, अब जहां इसमें भी आप देखोगे ना विटामिन ए, विटामिन ए का प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, और इसी से गोल्डन कलर मिलता है। ठीक है, ये जो गोल्डन कलर आप देख रहे हो इसी से मिलता है, इसी से विटामिन ए बनेगा। ये तो यदि ये राइस में बनना शुरू हो जाए तो क्या होगा, विटामिन ए बन जाएगा, और विटामिन ए बन जाएगा तो हर एक आदमी जो भी गोल्डन राइस खाएगा, सॉरी जो भी उस राइस जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट है खाएगा, तो क्या होगा, उसको विटामिन ए मिलेगा, नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आखिर ये वहां बनना चाहिए, डिटेल में एकदम नहीं जा रहे हैं, ये बनना चाहिए। तो इसके लिए 5 जीन्स जो है ना आपको, जो बीटा कैरोटीन जिससे बनता है ना वो राइस में होता है, लेकिन उसके लिए एंजाइम्स नहीं होता है, 5 एंजाइम्स चाहिए। यदि ये एंजाइम्स बन जाए राइस में तो उससे क्या करेगा ना, प्रीकर्सर से बीटा कैरोटीन बना देगा और बीटा कैरोटीन से फिर विटामिन ए बन जाएगा। तो यदि ये 5 जीन्स कोई राइस में प्लेस कर दे, इसमें डाल दे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस क्यों कहते हैं, क्योंकि गोल्डन कलर का, जिसमें भी विटामिन ए या बीटा कैरोटीन रहेगा उसको, उसका कलर क्या हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, कैरेट की तरह हो जाएगा, गाजर की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए है। फिर वैसे जब आप देखोगे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये तो कुछ एग्जांपल्स हुआ। अभी आप देखो, आप 2012 में आपको पता है ना कि बहुत सारे
आजकल हम कह सकते हैं फैशन हो गया है। बहुत सारी जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाना चाहती हैं। बहुत लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। अभी जो मॉडर्न में एज में जब आप देखेंगे तो बहुत लोग अपने लुक पे, अपने अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देते हैं। तो वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करके बाहर से जो मिल्क होता है, काउ का मिल्क हो या डब्बा का मिल्क हो, वो पिलाते हैं। तो वो तो मैच नहीं कर सकता मदर मिल्क के साथ में। तो बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं उनका भी काम जो है, बहुत सारे जो वैसे लेडीज हैं जो या तो किसी वजह से, मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब किसी वजह से नहीं पिलाना चाहते हैं। बहुत सारे तो आजकल फैशन हो गया लुक्स वगैरह की वजह से। तो वहां पे जब आप देखोगे ना, ट्रांसजेनिक गोट जो है ना, ट्रांसजेनिक गोट, इनफैक्ट ट्रांसजेनिक काउ पहले बना था जिसका नाम रोजी है। इसमें जो है ना अल्फा लेक्टाल्ब्यूमिन, ये जो है ना मिल्क प्रोटीन है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन। और मिल्क में जो प्रोटीन होता है ना, उसका 20 to 25% यही प्रोटीन होता है, यही, ठीक है। तो एक ट्रांसजेनिक काउ है, बनाया गया रोजी। इसमें क्या क्या है, ये जो जीन है मैमल्स का, ह्यूमन का ये जीन डाल दिया गया। तो ये क्या, ये जब आप काउ मिल्क देखेंगे तो उसमें ये प्रेजेंट होगा, कौन सा, ह्यूमन का अल्फा लेक्टाल्ब्यूमिन, तो ये बन रहा है। वैसे जब ट्रांसजेनिक कोड देखेंगे ना, तो इसमें ह्यूमन का लगभग 60% जो है ब्रेस्ट मिल्क का जो होता है, एंजाइम्स और प्रोटीन्स, वो प्रेजेंट है। यानी ये बहुत हद तक जब आप कहोगे तो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहते हैं, किसी कोई भी वजह हो सकता है, तो वहां पे ये सब मिल्क जो है प्रोवाइड कर सकता है। तो फिर से बायोटेक्नोलॉजी एक वहां पे हेल्प कर रहा है। वैसे जब आप देखोगे मतलब बहुत, ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। वैसे आप जब देखोगे ना, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जैसे जो डायबिटिक पर्सन्स होते हैं, ठीक है, डायबिटीज जिनको हो गया है, ठीक है, तो आपको पता है इंसुलिन उनको चाहिए। जब आप स्टार्ट में देखेंगे ना, ठीक है, आज तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो है इजिली अवेलेबल भी है, आइडेंटिकल है, यानी आजकल जो है वो ह्यूमोलिन है, ठीक है, विल कम टू दिस। ह्यूमन इंसुलिन जो है, ह्यूमन इंसुलिन है ये, ठीक है, ह्यूमोलिन। तो जब आप देखोगे डायबिटीज जो होता है, पर्सन जो होते हैं, उनको क्या देना पड़ता है, इंसुलिन, ठीक है, ये क्या है, हार्मोन है, ये देना पड़ता है। जब आप पहले के समय में आप जाएंगे ना, तो इंसुलिन कहां से मिलता था। मान लिया कोई ह्यूमन जो है इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, ठीक है, पेनक्रियास में बनता है, इंसुलिन नहीं बनता है, तो डायबिटीज हो जाएगा उसको, तो इंसुलिन बाहर से उसको लेना होगा। तो इंसुलिन कहां से लेगा, तो जो पहले के टाइम में जब आप देखोगे आप, काउ से मिलता था, जो तो काउ से इंसुलिन या फिर पिग से मिलता था। तो या काउ से जब लोगे या पिग से लोगे, तो पहले तो उसको मारना पड़ेगा, तब इंसुलिन निकालोगे उसमें से। अब सोचो जितना नीड है, बहुत सारी डायबिटीज, आपको पता है डायबिटीज अब कॉमन हो चुका है, तो कितने एनिमल्स को जो है, पिग्स या काउस को आपको मारना पड़ता, तब भी जो नीड था, जो डिमांड था, वो पूरा नहीं हो पाता, है कि नहीं। तो पहले हम लोग काउ का जो है वो लेते थे, या फिर पिग से लेते थे, पोर्साइन
या बोवाइन इंसुलिन। तो पहला तो था कि उतने क्वांटिटी में नहीं मिल पाता था। दूसरा रिलीजियस, कोई हिंदू है उसको पता हो जाए कि अरे इंसुलिन जो है काऊ से लिया गया है तो कहता हम नहीं लेंगे। यदि कोई मुस्लिम है तो पिग से लिया गया है तो कहता हम नहीं लेंगे। तो रिलीजियस सेंटीमेंट जो है उसका वहां पे हर्ट होता। तीसरा जब आप देखोगे ना तो जो ह्यूमन का इंसुलिन है वो या तो पिग का इंसुलिन हो या काऊ का इंसुलिन हो, आइडेंटिकल नहीं होता है, तो वहां पे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता था। ठीक है, आप लेकिन जब आप कंपेयर करोगे ना तो जो पिग का इंसुलिन है वो ह्यूमन से ज्यादा क्लोज है, ह्यूमन इंसुलिन से, और इससे जो है आपका काऊ जो है उसका इंसुलिन जो है थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है ह्यूमन इंसुलिन से, तो एग्जैक्ट भी नहीं था। तो इन सब प्रॉब्लम को कौन सॉल्व किया? फिर से बायोटेक्नोलॉजी। जब आप देखोगे 1978 हम लोग आएंगे, 1973 के बाद जो है ना बहुत कुछ हुआ, उसके बाद से बायोटेक्नोलॉजी फास्ट हो गया। ठीक है, आई विल कम टू दैट इसके बाद। तो जब आप देखोगे 1978 में जो है ना ई कोलाई, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसमें जो है ना इस बैक्टीरिया में जो है ह्यूमन का जो इंसुलिन का जीन था, ह्यूमन का इंसुलिन का जीन, ठीक है, इंसुलिन जीन, ह्यूमन इंसुलिन जीन, इसको इसमें डाल दिया गया और इससे फिर जो है आपका ह्यूमन इंसुलिन बनना चालू हो गया। ठीक है, तो ह्यूमिलिन कैसे बना? ह्यू और इंसुलिन का लास्ट 4 लेटर, तो ये मिलकर क्या बन गया? ह्यू म्यूलिन, 3 लेटर इसका। ठीक है, तो ये ई कोलाई है। अब सोचो आप, जब ई कोलाई जो है वो एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में 20 मिनट में हो जाता है, 20 मिनट्स, उसका जो लाइफ स्पैन है 20 मिनट्स, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, तो आप सोचो कितना सारा बैक्टीरिया हो जाएगा। फर्मेंटर हम लोग यूज करते हैं, आई विल कम टू दैट। उसमें जो है आप उसका जो भी बैक्टीरिया खाता है वो डाल दो मीडिया, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे अमाउंट में जो है ह्यूमन इंसुलिन बना सकते हो। ठीक है, एक तो लार्ज अमाउंट में मिल गया, दूसरा कोई रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट नहीं होगा, तीसरा आइडेंटिकल है, फिर आपको कैटल या फिर पिग का स्लाफ्टर उसको मारना भी नहीं पड़ता। तो ये आप देखोगे ह्यूमिलिन आ गया, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से आ गया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हम उतना में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर हर एक जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से जीन जो है ना हम लोग उठाकर डाल दे रहे हैं, बहुत सारे। देखो आप, I'll come to that कैसे डालते हैं। आपने देखा होगा फिश, मछली, ठीक है, अब जो है ना आप एक्वेरियम रखते हैं तो नेचुरली जब आप देखोगे फिश जो है ना वो ग्लो नहीं करता था, नहीं चमकता था, लेकिन एक जेली फिश जो है वो जब आप देखोगे तो उसमें एक जीन होता है, वो चमकने वाला जीन, जब उस पर ब्लू लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट गिरेगा तो चमकेगा हरा कलर का। ठीक है, उस जीन को हम लोग कहते हैं GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ये जेलीफिश में मिलता है। तो जेलीफिश से ये जीन निकालकर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। आपने भगजोगनी देखा है ना, भगजोगनी रात में कैसे चमकता है। मान लिया वो जीन आप निकाल कर, जो चमकने वाला जीन है, यदि वो आप मछली में डाल दो, ठीक है, या मच्छर में डाल दो या किसी और चीज में डाल दो तो वो भी चमकेगा। तो जेलीफिश में एक जीन है जिसका नाम है
GFP, G ग्रीन, F फ्लोरोसेंट प्रोटीन, यानी हरा चमकता है। तो ये आप देखोगे ना, ये जीन माइस में, चूहा में डाल दिया गया, जीन लेकर, कहां से जीन लिया, जेलीफिश से कट किया और डाल दिया चूहा में, डाल दिया मंकी में, एक मंकी भी है, ठीक है, उसमें डाल दिया। फिर आप देखोगे फिश, जेब्रा फिश में डाल दिया, तो आप एक्वेरियम में देख क्या देखोगे, चमक रहा है, चूहा देखोगे चमक रहा है। तो उसके पास में जीन नहीं था, बाहर से लाकर डाल दिया। वैसे ही जब आप मछली देख लोगे आप, तो देखो आप मान लिया कोई मछली एक साल में 1 किलोग्राम का ग्रो करता है, और वही मछली यदि आप चाहते हो कि एक साल में 10 किलो का हो जाए या 6 महीने में 10 किलो का हो जाए, तो मछली में जो है ना वो जीन नहीं होता है जो फास्ट कर सके उसके, ठीक है, फास्ट कर सके उसके ग्रोथ को। तो ग्रोथ हार्मोन जीन, ठीक है, वो ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन जीन लिया और डाल दिया मछली में। एग्जांपल साल्मोन फिश में डाल दिया, और भी दूसरे फिश में डाल दिया गया। तो आप देखोगे साल्मोन फिश क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया, कम टाइम में बड़ा हो गया, जो 1 किलो का था मान लिया 10 किलो का हो गया। इसको हम लोग बोले सुपर फिश। क्या बोले, सुपर फिश। तो ग्रोथ हार्मोन, तो आप देखो बायोटेक्नोलॉजी, जो 6 महीने में 1 किलो का हो रहा था, अब 10 किलो का हो गया। तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी, फूड जो है आप प्रोटीन सप्लाई कर पाएंगे, सभी को प्रोटीन दे पाएंगे। वैसे ही चूहा, पहला जो था ना वो चूहा ही बना था, सुपर माइस, उसका सुपर माइस नाम था। उसमें क्या क्या, ग्रोथ हार्मोन का जीन लिया और डाल दिया, तो माइस जो इतना छोटा था वो इतना बड़ा हो गया। जो नॉर्मल माइस था उससे 10 to 11 टाइम्स ज्यादा ग्रो किया उतना ही टाइम में। मान लिया कोई चूहा बहुत बढ़िया मस्त एकदम स्टॉक है गेहूं या चावल, राइस और व्हीट, तो उसको खा खा के जो इतना बड़ा होता था इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। इतना बड़ा कब हुआ, जब ग्रोथ हार्मोन का जीन डाल दिया गया, तो क्या हो गया हमारा सुपर माइस। तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, यानी मतलब जब आप बायोटेक्नोलॉजी में आओगे शुरू से, एक तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी आप सिंपल, हम आपको बता रहे हैं ये बायोटेक्नोलॉजी है। और आज जब आप देखोगे बहुत सारे तरह का बायोटेक्नोलॉजी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जब बायोटेक्नोलॉजी का जो है इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे तो उसको कहते हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी। आप इससे बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, इथेनॉल, ब्यूटानॉल, बायोगैस, सॉल्वेंट्स बना सकते हैं, बायोपॉलीमर्स बना सकते हैं। प्लास्टिक देखो, आज सबसे बड़ा हम लोग का परेशानी क्या है, प्लास्टिक। हम लोगों ने प्लास्टिक शुरू कर दिया बनाना, यूज करना पहले बिना सोचे समझे, और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं था, यानी वो जमा होते चला गया। आपको पता है समुद्र में, रिवर्स में, बहुत सारी जगह हैवॉक मचा दिया है प्लास्टिक ने। आज तो बहुत सारे जगह पे प्लास्टिक का जो है यूज बैन किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव जो है आप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो PHA 3 हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाता है, तो उसके जो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, उससे आप बना सकते हो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आएगा इसमें, ठीक है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल होगा। तो आप कर सकते हो, आप बैक्टीरिया में जो है आप फर्मेंटर, हम बताएंगे आपको फर्मेंटर क्या होता है, ठीक है, मतलब एक लार्ज अमाउंट में जब कोई भी चीज प्रोडक्शन करना चाहोगे तो एक इक्विपमेंट होता है, उसमें सारा स्टेराइल कंडीशन में, यानी सिर्फ वही बैक्टीरिया ग्रो होना चाहिए, दूसरा भी आ जाएगा तो कंटेमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें सारा कुछ डाल दो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको खाएगा पिएगा और क्या बनाएगा, PHA। उससे फिर आप क्या बना लेंगे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। मान लिया आप एंटीबायोटिक बनाना चाहते हो, एंटीबायोटिक और लार्ज अमाउंट में, पेनिसिलिन आप लार्ज अमाउंट में बनाना चाहते हो, तो पेनिसिलिन जो है वो एक फंगस बनाता है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो सिर्फ वही फंगस होना चाहिए ना, मान लिया कोई बैक्टीरिया उसमें घुस जाए या कोई और दूसरा फंगस घुस जाए, तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, वहां पे कुछ और भी बन जाएगा। तो
एक इक्विपमेंट आप लेते हो, बड़ा वेसल्स लेते हो जो एकदम स्टेराइल कंडीशन में होता है, ठीक है, और उसमें जो जो फंगस है, जो खाना पीना वो खाता है, वो उसमें डाल दो मीडिया, और फिर उसको बंद कर दो आप, तो वो उसमें देखोगे आपको लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में वो एंटीबायोटिक बनाएगा। फिर कैसे निकालते हैं एंटीबायोटिक को, कैसे प्यूरिफाई करते हैं, वो सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। तो आप ऐसा समझो, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को। इसमें हम लोग ये सब बनाते हैं, बायोफ्यूल, सॉल्वेंट्स, बायोपॉलिमर्स। वैसे तो आप कुछ भी आप नाम बोल दो, वो आ जाएगा व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में। आप ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, आप डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाना चाहते हैं, आप हाई यील्डिंग प्लांट्स बनाना चाहते हैं, आप स्टोरेज जो है वो लाइफ शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर मान लिया विटामिन उसमें या कुछ और जो है वो उसमें डालना चाहते हैं। जैसे मान लिया आप वैक्सीन्स ले लो, आप बहुत लोग कोई खास वैक्सीन्स आप ले लो, तो वो वैक्सीन्स जो है, वैक्सीन्स क्या होता है? एंटीजीन होता है जो आप पैथोजन से लेते हो, तो वो जीन जो वो प्रोटीन को बनाता है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनता है। तो यदि वो जीन हम लोग मान लो बनाना ले लो, बनाना रोज खाते हैं, उसको डाल दिए हम लोग उस जीन, एंटीजीन का जीन, तो उसमें एंटीजीन बनेगा। तो यदि आप बनाना खाएंगे तो एंटीजीन खा लिए। मान लिया कोरोना वायरस ही ले लो आप, तो स्पाइक प्रोटीन था, यदि स्पाइक प्रोटीन बनना चालू हो जाए तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है, या इंटरफेरॉन बनेगा, जो भी बनेगा। तो इस तरह से आप वो भी उसमें बना सकते हैं। तो इसका बहुत सारा आप देख लो, आप कुछ एग्जांपल हमने दिया है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, फ्लेवर सेवर टोमेटो, गोल्डन राइस, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए रेड बायोटेक्नोलॉजी, ये मेडिकल से डील करता है। रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये मेडिकल साइंस से डील करता है। इसमें आप ह्यूमलिन है, एंटीबायोटिक्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये सब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। जीन थेरापी, आपको पता है ना बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका कोई मेडिसिन नहीं होता है, उसके जीन को करेक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग जो करेक्ट जीन है वो उसमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका वो जीन करेक्ट हो जाएगा। तो जीन थेरापी हो गया। हम लोग डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज करते हैं। पीसीआर जो कि बायोटेक्नोलॉजी को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, ठीक है। तो वो एलाइसा, आपको पता है एड्स में बहुत सारे पैथोजेंस के डिटेक्शन में हम लोग यूज करते हैं ये सब। फिर बहुत सारा जो है ना मॉडल्स, आप माइस जब देखोगे, आप टोटल जो एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग के पास में है उसमें से 95% जो है ना ट्रांसजेनिक माइस ही बना है, ठीक है। तो जो माइस है या बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी हम लोग मेडिकल साइंस में जो है मॉडल के रूप में यूज करते हैं। जैसे कैंसर स्टडी है, अल्जाइमर्स स्टडी है, और भी दूसरे स्टडी है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बाद में हम आपको बताएंगे कैसे यूज करते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू आप देखोगे ना, जो मेरीन जो सी वाटर होता है उसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। तो वहां से ब्लू बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है। मेरीन और फिश, ठीक है, का जब होगा तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक फिश है, बहुत सारे हम लोग माइक्रो अल्गल एमिनो एसिड्स, माइक्रो अल्गल, ठीक है, या मेरीन ऑर्गेनिज्म से हम लोग पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं। स्पाइरुलिना टैबलेट बहुत फेमस है। तो ये सब जो है, ठीक है। फिर आप पर्ल कल्चर कर लो, पर्ल जो मोती का माला बांधते हो, वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी है। फिर आप वायलेट बायोटेक्नोलॉजी है जो लॉ और एथिक्स के बारे में बात करता है। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस हो जाता है, ठीक है, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। फिर आप देखोगे येलो बायोटेक्नोलॉजी, ये फूड, ठीक है, फूड से संबंधित जो भी है, लैक्टिक एसिड, ये सब कुछ जो है एडिटिव से वो बनता है, येलो बायोटेक्नोलॉजी।
जिसको फूड, इतना ही आप रखिए, येलो बायोटेक्नोलॉजी फूड से रिलेटेड है। ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी बायोरेमेडिएशन, ठीक है। बायोरेमेडिएशन क्या है, जैसे आप देखते हो ना कभी कभी ओशियन में जो तेल लेकर जा रहा है टैंक, ठीक है, वो फट गया तो पूरा क्या होगा, सी में जो है, सी वाटर पे वो ऑयल जो है, जो तेल है वो, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा, एक लेयर बना देगा। तो जो ऑक्सीजन है वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो जो सी में, ओशियन में, वहां पे जो भी ऑर्गेनिज्म मरना चालू हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑयल स्पिल है उसका जो है ना, उसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे आप हटाओगे, तो उसके लिए कुछ बैक्टीरिया होता है, खास करके बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसको स्पिल को, उसको फैट को खा, मतलब कि ऑयल को खा जाता है, ठीक है। तो उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं यहाँ। आनंद चक्रवर्ती, प्रोफेसर आनंद चक्रवर्ती, जो कि रहने वाले थे इंडिया के वेस्ट बंगाल के, लेकिन जो यूएसए बेस्ड साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, 4 बैक्टीरिया, यूजुअली स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, उसका 4 स्पीसीज जो है वो यूज होता था ऑयल स्पिल को हटाने में। लेकिन जब चारों स्पीसीज को डालते थे ना, तो ये आपस में कंपीट करने लगता था, और इसलिए ऑयल स्पिल जो है ना, उतने अच्छे से जो है फास्ट डिग्रेड नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया ना, अच्छा, जो एंजाइम जो है, जो ब्रेक करता है ऑयल को, जो डिग्रेड करता है, वो प्लाज्मिड, आपको पता है ना, 2 तरह का डीएनए होता है बैक्टीरिया में, एक प्लाज्मिड होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है ना, उस पे वो जीन बैठा होता है। तो इन्होंने क्या किया ना, चारों का प्लाज्मिड जो है वो एक ही बैक्टीरिया में, एक ही स्यूडोमोनास में कर दिया। तो उसको कहते हैं हम लोग मल्टी प्लाज्मिड हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग स्यूडोमोनास। क्या कहते हैं, मल्टी प्लाज्मिड हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग स्यूडोमोनास। ये भी बायोटेक्नोलॉजी से बना दिया उन्होंने। फिर वो फास्ट जो है ना, वो रिमूव करता है। वैसे आप देखोगे कुछ एल्गी है जो आपका हैवी मेटल्स और टॉक्सिन को रिमूव करता है। वैसे ही आप देखो जो एक्सप्लोसिव्स होता है, तो एक फंगस होता है, वो एक्सप्लोसिव्स को क्लीन कर देता है। तो ये सब, अच्छा, अब एक चीज तो हम लोगों ने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है जहां हेल्पफुल है, आप किसी भी, ठीक है, आपने क्या देखा बात यहाँ पे कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं आप जीन ट्रांसफर करके। देखो यहाँ पे 2 तरह का बायोटेक्नोलॉजी हुआ। एक कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी था, जो पहले जो सोमरस था या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स था, इडली, डोसा, ब्रेड, ये सब था। या पहले जो है आप मान लिया क्या करते थे, आप एक अच्छा मैंगो का वैरायटी डेवलप करना चाहते थे, तो 2, 3, 5 जो भी है अलग अलग मैंगो का जो स्पीसीज था उसको ले लिए, और फिर आपने जो वैरायटी था मैंगो का, सबका जो है ना स्टेम्स बांध दिया आपस में, तो सबका जीन मिल गया, ठीक है। तो ये सब कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी था। उससे जो आया तो उसमें 5 का कैरेक्टर आ गया, जो 5 अलग अलग वैरायटी थे उसका 5 का आ गया, अल्फांसो वगैरह ऐसे डेवलप किया गया ठीक है। लेकिन अब जो है वो कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी था। लेकिन जब 1972 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी हुआ, आर्बर स्मिथ एंड नाथन्स, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, वो डीएनए को कट कर देता है। अभी इतना ही समझो आप। तो बैक्टीरिया का वो इम्यून सिस्टम है। बैक्टीरिया का दुश्मन कौन है, एक वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज क्या करता है, अपना डीएनए ही तो डालता है अंदर में। बैक्टीरिया के अंदर में क्या डालता है, अपना डीएनए डाल देता है। तो बैक्टीरिया का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करता है, उसके डीएनए को कट कर देता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो वो जो है ना, वो डिस्कवर हुआ कब, 1972 में। और एक साइंटिस्ट हमारे थे बॉयल, ठीक है, बॉयल, इन्होंने क्या देखा ना कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करता है ना, तो कुछ इस तरह का
जब कट, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, तो जब इसको कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो इस तरह का बना, इसको स्टिकी एंड कहते हैं। तो इन्होंने नोटिस किया बार ने कि एक जो है एंजाइम है जो डीएनए को कट कर सकता है और डीएनए विद हैंगिंग एंड इसको कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं, ऐसा बनाता है। तो उसी समय जो है स्टेनले कोहेन जो है वो प्लाज्मिड पे काम कर रहे थे। प्लाज्मिड क्या होता है बताओ आप? प्लाज्मिड जब आप देखोगे ना, प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया का। तो कोहेन जब स्टडी कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या देखा कि एक प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरफ बॉयर ने क्या देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए को कट करके स्टिकी एंड डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो कोहेन जो ने देखा कि प्लाज्मिड जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकता है। और यही दोनों डिस्कवरी जो है ना बहुत बड़ा टूल साबित हो गया। कहां पे? यही दोनों डिस्कवरी जो था प्लाज्मिड का और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और प्लाज्मिड, ये दोनों का, ठीक है, यानी स्टिकी एंड बना रहा है और ये एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। यही दोनों का डिस्कवरी जो है ना, ये 1973 से जब आप देखोगे तो एक टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जिसको हम लोग कहते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और यही टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी जीन जो है एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म नंबर 1, ऑर्गेनिज्म नंबर 2, यानी इसका जीन आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, इसका जीन इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। किसकी वजह से? इस जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मेकअप है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी हम बता रहे थे आपको, जहां पे भी बोल रहे थे कि जीन हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है, तो वैसे जिसका भी आप मान ले जो नेचर में जो ओरिजिनल, मान ले मेरा जो ओरिजिनल डीएनए, यदि आप बाहर से कोई डीएनए हमें डाल देंगे आप, तो जो सेल में डालोगे सेल में ही जाएगा, पूरे बॉडी में तो जाएगा नहीं। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो है आप डीएनए को मॉडिफाई कर देते हो, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और जो भी हम लोग बता रहे थे, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, या जो आप ह्यूमुलिन बना रहे थे, गोल्डन राइस, ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक मंकी, कुछ भी, तो वो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सब क्या हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि हम लोग उसका जो जीन है या डीएनए है उसको बदल दे रहे हैं, उसमें या तो उसमें क्या कर रहे हैं, बाहर से लाकर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो वो इसकी वजह से जो है ना पॉसिबल हो पाया। यानी जब आप देखेंगे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और प्लाज्मिड की वजह से एक नया टेक्नोलॉजी आया जिसका नाम हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जब आप देखोगे तो 1919 में ही बायोटेक्नोलॉजी का टर्म जो है ना वो आ चुका था, लेकिन 1973 में जो है जाकर आपका क्या है, जेनेटिक
इंजीनियरिंग। और जब डिस्कवर हुआ 1973 में, तो इसके बाद हम लोग जीन ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। तो अब लोग जो है ना ये सोचता है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इवन बिना चेंज किए हुए, जैसे आप ब्रेड बना रहे हो, आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लिया चेंज नहीं भी कर रहे हैं जेनेटिक मेकअप उसका, लेकिन आप उस लाइव ऑर्गेनिज्म से कोई प्रोडक्ट उसका निकाल रहे हो, या मान लिया कोई ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, उसको आपने ऑयल स्पिल पे डाल दिया, आपने चेंज नहीं किया उसका जेनेटिक मेकअप, फिर भी वो बायोटेक्नोलॉजी होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना, उसका एक पार्ट किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। तो जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, जब आप चेंज करेंगे, तो अच्छे, हम लोग जब भी बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं ना, तो कहते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी, जैसे अभी कोरोना ही आया, जब कोविड-19 आया, तो बहुत लोगों ने क्या बोला कि चाइना ने बनाया। यानी आप किसी भी वायरस को या बैक्टीरिया को ज्यादा ड्रेडफुल बना सकते हैं, आप उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज करके ज्यादा पैथोजेनिक, ज्यादा इंफेक्टियस बना सकते हैं। वो क्या होगा, वो हमारे लिए खतरनाक होगा, ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक होगा। तो वैसे बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, डार्क बायोटेक्नोलॉजी, जहां बायोटेररिज्म या बायोलॉजिकल वॉरफेयर, आपको पता है यूएसए जो है वियतनाम, उस पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी उसने जो है ड्रेडफुल जो है पैथोजन बनाया और वहां पे गिरा दिया। तो उसके वजह से जो है, मान लिया कोई लेक है जहां से पानी सप्लाई हो रहा है सब जगह, उसमें एकदम ड्रेडफुल वायरस या बैक्टीरिया कोई डाल दें, तो पानी के साथ में वो भी जाएगा, जो भी पिएगा वो मर जाएगा। तो यही हमारा जो है बायोटेररिज्म और बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो बायोटेक्नोलॉजी का अच्छे एप्लीकेशंस हैं, तो उसका खराब एप्लीकेशंस भी हो सकता है, और उस केस में जो है दैट विल बी वेरी ड्रेडफुल। तो उसी को हम लोग कहते हैं डार्क बायोटेक्नोलॉजी। तो इतने तरह का जो है आपका, आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी है, और हर एक जगह इसका एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो लार्जली हम और आप क्या देखेंगे इसमें, बायोटेक्नोलॉजी से हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लिया देखो आप देख लो, मान लिया हम चाहते हैं, या बहुत लोगों को ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर दिखती हैं, उनका जो आई कलर है काफी अट्रैक्टिव है, तो कोई चाहता है कि हमारी बेटी में जो है ना वैसा आई कलर आ जाए, या ऋतिक रोशन की तरह आ जाए मेरे बेटा में या बेटी में, तो वो भी पॉसिबल बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। यदि वो जीन हम लोग भेज पाए तो हो जाएगा। उसके लिए ब्लड सैंपल लेना होगा आपको इस वगैरह से, या ऋतिक रोशन से, बहुत लोग चाहेंगे। तो अभी के समय में जब आप देखोगे, एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से है, लेकिन 1973 के बाद जब हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग आया, तो कभी भी जब आप देखोगे, जो जीन जब आप देखेंगे, ठीक है, तो मान लिया एक सेल्स का डीएनए है, ठीक है, इसका कोई एक जीन है, ये इसको हम लोग इसमें भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट करना होगा, बाहर लाना होगा। जब डीएनए बाहर आ जाएगा, तो इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग कट करते हैं, ठीक है। और फिर देखो आप इसको इसमें भेजना है, ठीक है, सेल 1 है, ये सेल 2 है, ऑर्गेनिज्म 1 और 2 है। तो एक पर्टिकुलर मान लिया ये
डीएनए जो है हम लोग, तो जब आप इसमें भेजना चाहोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ले जाने के लिए, यहां तक ले जाने के लिए एक व्हीकल चाहिए होगा। तो प्लाज्मिड जो है ना वही व्हीकल है, प्लाज्मिड जो है वो क्या है, व्हीकल है जो ले जाता है किसी भी चीज को। कौन कैरी करता है, व्हीकल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर ट्रांसफर करता है। तो ये दोनों को जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ये डीएनए आया, और ये भी जब आप देखोगे तो ठीक है, फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा ठीक। तो ये यहां पे जब आप देखोगे डिटेल में बाद में बताएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं, ये दो अलग अलग, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को जब आप कंबाइन कर देंगे तो इसको कहते हैं आरडीएनए। और जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कहते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद इसको इसमें ट्रांसफर कर देना। तो इस तरह से, तो सबसे पहले जो है ना, मान लिया कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं, मान लिया आप, ठीक है, मान लिया आप ऋतिक रोशन का आई कलर चाहिए, तो सबसे पहले उसके ब्लड को लेना होगा। ब्लड में जो ब्लड सेल्स होंगे उसमें डीएनए होगा, तो इस डीएनए में आइडेंटिफाई, पहले तो जो आई कलर का जो जीन है उसको कट करके ले निकालना पड़ेगा, फिर उसको जो है प्लाज्मिड में ऐड कर देना पड़ेगा। उसके बाद इसको बहुत सारे मेथड्स होता है, ठीक है, ट्रांसफर करने का, वो सब हम आपको बाद में डिटेल्स में बताएंगे। फिर वहां जाएगा, फिर वो एक्सप्रेस करेगा, फिर उसके तरह का आई कलर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजीज के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, तो आपने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के कितने सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, ठीक है, अभी तो मैंने सिंपल बता दिया कि दो अलग अलग डीएनए को ले लिए। मान लिया सिंपल समझिए हम लोग को बीटी कॉटन बनाना है, तो बैसिलस कोरिन्जिएंसिस से जीन लेंगे और कॉटन में उसको एक्सप्रेस करना है। तो पहले कट करेंगे, फिर प्लाज्मिड का भी डीएनए को कट करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो कट करने के लिए एक एंजाइम आएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर जोड़ेंगे तो लाइगेज आएगा। उसके अलावा भी कुछ और अलग अलग काम करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है। फिर इसको जो है प्लाज्मिड हमारा वेक्टर हो गया, फिर इसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, तो जो लेकर जाएगा, तो इस प्लाज्मिड को जो है ना, जैसे प्लांट का एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम, उसमें डालना पड़ेगा। फिर वो ले जाकर लीफ में जो है प्लांट जो है सेल्स में पहुंचाएगा, ठीक है, और फिर वहां वो एक्सप्रेस होगा। तो आप बहुत सारे टूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और मान लिया हम लोग को इंसुलिन बनाना है, ह्यूमन इंसुलिन, बैक्टीरिया में ह्यूमुलिन, तो सबसे पहले तो ह्यूमन का जीन लेना होगा इंसुलिन का, फिर उसको प्लाज्मिड में डालना पड़ेगा, ठीक है, यानी आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ना, क्या है, दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को जब हम लोग कंबाइन करके एक डीएनए बना रहे हैं, जैसे प्लाज्मिड एक सोर्स से आया और ह्यूमन इंसुलिन जीन दूसरे सोर्स से आया, ह्यूमन से आ रहा है, और ये बैक्टीरिया का, तो इसको जब इसमें डाल दिए दो अलग अलग सोर्स से का डीएनए को कंबाइन किए, तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको कहाँ डालना पड़ेगा, इकोलाई में, बैक्टीरिया में। जब बैक्टीरिया में चला जाएगा तो अब जो है ना, चला गया, अब इस बैक्टीरिया से जो है आपको बहुत सारे ह्यूमुलिन बनाना है। तो एक तो हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा प्रिंसिपल्स,
ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अब बैक्टीरिया जो है जिसको आपने मॉडिफाई कर दिया, इसको तो बहुत सारा ग्रो करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा जहां पे ये बनेगा। तो उसके लिए आपको होता है दूसरा है बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे एक फर्मेंटर होगा यानी वेसल्स होगा, उसमें जो है सारे जो भी बैक्टीरिया का जो खाता पीता है वो सब डाल देंगे, फिर बैक्टीरिया इनोकुलम उसमें डाल देंगे, फिर बैक्टीरिया वहां पे कौन सा बैक्टीरिया जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इकोलाई जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो मल्टीप्लाई करता जाएगा और फिर प्रोड्यूस करता जाएगा। एक बार जब बन गया तो फिर उसको जो है ना बैक्टीरिया से निकालना भी पड़ेगा, उसको प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा प्रोटीन को, उसको कहते हैं हम लोग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखोगे दो पार्ट होता है, एक होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हो रहा है बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी। इस तरह से जब आप देखोगे तो आप कुछ भी बना सकते हो और हर बहुत सारे जगह पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट से जो है हम 12th का जो बायोटेक्नोलॉजी है उस पर बात करेंगे, एकदम फोकस्ड होगा, ठीक है। दो चैप्टर वहां पे है। पहला चैप्टर आपका है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जहां पे हम लोग देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर उसको कट करना पड़ेगा, उसका एम्पलीफाई करना पड़ेगा, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आप बनाना, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको कहते हैं, जो जीन में आपको इंटरेस्ट है। जैसे मान लिया बीटी कॉटन में क्राइजीन में इंटरेस्ट है, ह्यूमुलिन प्रोडक्शन में इंसुलिन जीन में इंटरेस्ट है, तो उसको कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसको जो है कहाँ डालना पड़ेगा, वैक्टर में डालना पड़ेगा। वैक्टर में डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन में डाल वो उसको ग्रो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर प्रोडक्ट जो भी होगा उसको आइसोलेट करना पड़ेगा और प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। दूसरे चैप्टर में देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बहुत सारे एप्लीकेशंस ही आज हम आपको बता रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम 1 by 1 आपको सब बताएंगे। जैसे बीटी कॉटन के बारे में आपको पढ़ना है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में पढ़ना है आपको, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस मेडिसिन में क्या है वो हम लोग देखेंगे, लाइक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरापी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टूल्स, ये सब देखेंगे। फिर हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। आज बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बताया, लेकिन वहाँ फोकस हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एथिकल इश्यूज के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर टुडे। Thank you so much.